ओके, वेलकम आप सभी का। और देखिए, आज अपन नेक्स्ट सेक्शन है आपका वायरसेस, उसको स्टार्ट करेंगे ना। तो जैसे बाप बैक्टीरिया वगैरह आपने कवर किए ना, वैसे एक सेक्शन के रूप में अपन को वायरसेस करने हैं। तो वैसे क्या है कि जो अपनी स्टैंडर्ड बुक है ना, उसी बुक से अपन इसको तैयार करेंगे। और ये बुक्स मैंने आपको सजेस्ट भी कर रखी है। आर सी दुबे सर की बुक है ना, माइक्रोबायोलॉजी, एस्टान पब्लिकेशन बुक है, अच्छी बुक होती है। देखो, स्टार्टिंग में तो यहाँ पे ये इंडियन गॉडेस है ना, शीतला माता का नाम लिखा हुआ आप लोग जानते होंगे। स्मॉल पॉक्स यानी कि बहुत पुराना है, हालांकि ये नहीं पता था कि वायरल डिजीज है ये। बट डिजीज के साथ में हमारे जो संस्कार हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये तो अपन को वैसे पता होना चाहिए कि चलो भी अपन यहाँ रहते हैं, और मे भी कभी कोई आपसे पूछ भी सकता है इंटरव्यू में भी, ऐसा है ना। ठीक है, इसके बाद में देखो हिस्ट्री की बात आती है। और हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी है ना। तो एक तो देखो काफ़ी क्वेश्चन में ये नाम आपको मिलता है, ये है एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि दे यूज काउ पॉक्स टू वैक्सीनेट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स को है ना रोकने के लिए उन्होंने जो काउ पॉक्स है उससे वैक्सीन तैयार की। और फर्स्ट जो वैक्सीन का यूज है वो एडवर्ड जेनर के क्रेडिट में जाता है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन to deliberately vaccinate against any infectious disease, है ना। तो उन्होंने क्या है कि जो एक वैक्सीन वैक्सीन का मतलब ये होता है कि हम इम्यून सिस्टम को एलिसिएट करने के लिए बाहर से कुछ डालते हैं, और बाहर से जो डालते हैं वो क्या होते हैं, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड्स होते हैं। तो एडवर्ड जेनर का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट इज लुई पास्चर है ना। तो लुई पास्चर को तो अपन माइक्रोबायोलॉजी में वैसे भी जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट विद रैबीज वैक्सीनेशन एंड यूजिंग द टर्म वायरस। वैक्सीनेशन का क्रेडिट है वो जेनर के लिए जाएगा, बट टर्म जो है दैट इज यूज्ड बाय पास्चर। इसके बाद में जैसे आइसोलेशन की बात आती है, तो क्योंकि जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया को जिन फिल्टर से आइसोलेट किया जाता है उनसे ये आइसोलेट नहीं हो रहे थे। और ये जो वर्क था ये 1892 का है। और जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट हैं इवांस्की, है ना, दिमित्री ओवंस्की, इनका काम था कि इन्होंने जब इनको सैंपल को फिल्ट्रेट किया ना, फिल्ट्रेट द सैप ऑफ डिजीज टोबैको प्लांट थ्रू द चैम्बरलैंड फिल्टर डिजाइन टू ऑब्टेन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को आइसोलेट करने वाले फिल्टर से जब इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस प्लांट डिजीज वाले पौधे का जो रस होता है उसको छाना, तो उनको ये पता लगा कि जो फिल्ट्रेट होता है यानी कि जो छनित होता है ना, उसमें डिजीज फैलाने वाली जो चीज़ थी वो चली गई, और जो फिल्ट्रेट था उससे डिजीज हो रही थी। तो इन्होंने ये बताया कि जो एजेंट है वो क्या है, बैक्टीरियम से क्या है, स्मॉलर है। और द इन्फेक्टियस एजेंट वाज कॉल्ड फिल्ट्रेबल वायरस और पॉइजनस फ्लूइड्स। तो प्लांट वायरसेस के हिसाब से पहला जो वर्क है वो जाता है इवांस्की को, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद में देखो एक टर्म आता है, वो आता है कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये वायरस के लिए इन्होंने बोला था। तो दिस इज बैजरिंक,
है ना, M.W. बेल्जरिंग, प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एट द टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ नीदरलैंड। तो इन्होंने जो ऐसे डिजीज फैलाने वाली चीज़ें थी उनके लिए नाम दिया कॉन्टेजियम वायरल फ्लूट। ठीक है, और पहला जो वायरस था जो कि आइसोलेट किया गया वो आपका टोबैको मोज़ेक वायरस ही था। प्लांट्स के अंदर, तंबाकू के पौधों के अंदर टोबैको मोज़ेक डिजीज पहुँच करता है। ये जो क्रेडिट जाता है ये जाता है स्टैनले को, कि अमेरिकन केमिस्ट है और इनका नाम वेंडल एम स्टैनले है। तो इनका काम क्या था, इन्होंने जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है ना उसको क्रिस्टल फॉर्म में आइसोलेट किया, क्रिस्टलाइज द वायरस कॉजिंग मोज़ेक ऑन द टोबैको प्लांट, और फिर उन्होंने उसका एप्लीकेशन हेल्दी प्लांट पे किया, यानी कि उसको इनोकुलेशन में काम में लिया। तो उसने पाया कि हेल्दी पौधों में वो डिजीज कोज करता है। और प्योर फॉर्म के अंदर, क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर आइसोलेट करने के लिए स्टैनले को 1946 के अंदर वायरस की डिस्कवरी के लिए फिर नोबेल प्राइज भी मिला। तो स्टैनले भी पूछा जाता है आपसे, TMV पता होना चाहिए कि TMV से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में देखो ऐप से ये बैटवेन है और N.W. पेरे हैं। एनालाइज द क्रिस्टलाइज्ड पार्टिकल एंड डेमोंस्ट्रेट दैट दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड RNA। तो इनका जो कंपोजिशन है, क्योंकि ये वर्क टोबैको मोज़ेक पे हो रहा है ना, TMV पे हो रहा है, तो TMV को फर्दर इन्होंने एनालाइज करके बताया कि जो इन्फेक्टियस एजेंट है उसमें दो ही चीज़ें होती है, प्रोटीन एंड RNA। और ये जो कंफर्मेशन है वो फ्रैंकल कोनार्ड का है, कि फ्रैंकल कोनार्ड ने लेटर ये कंफर्म किया कि जो TMV है वो एक RNA, उसमें एज ए मटेरियल ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो उसमें RNA होता है। तो ऐसे कुछ ना अर्ली जो डिस्कवरी से जुड़े हुए साइंटिस्ट के वर्क है ना, वो आपके कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चंस में आपको मिल सकते हैं। ओके, इसके बाद में नाम आता है फ्रेडरिक W. टॉड का, F.W. टॉड। इनका काम क्या है कि इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज होती है ना, वो वहाँ पे बैक्टीरिया है उनके सेल्स वो मर जाते हैं, वो लाइज हो जाती है बाय सम एजेंट्स, एंड दिस इफेक्ट वुड बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम कॉलोनी टू कॉलोनी। यानी कि ये जो मैटर है वो बैक्टीरियोफाजिस का है ना। तो इन्होंने जो ये वायरस की वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं, लाइसिस होती है, प्लैक्स बनते हैं, कि प्लैक्स जैसे नाम पहले नहीं थे, बट ये था कि बैक्टीरिया है वो लाइस हो जाते हैं, राइट। तो इन्होंने जो ये चीज़ ऑब्जर्व की ना, उसके लिए इन्होंने जो एक टर्म दिया था कि कॉमनली नोन एज स्टुअर्ट डी हार्ले फिनोमेना, और इसका संबंध किससे, एंड कॉइंड द टर्म बैक्टीरियोफाजिस। तो बैक्टीरियोफाजिस आर द स्पेशलाइज्ड वायरसेस, वो थोड़े खास हैं कि क्योंकि दे आर पैरासाइट ऑन सर्टेन टाइप ऑफ होस्ट बैक्टीरिया। तो टॉर्ट है ना, और टॉर्ट डी हार्ले फिनोमेना है, ये भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। अदर डेवलपमेंट इंक्लूड द डिस्कवरी ऑफ माइकोवायरसेस। माइको मतलब फंजाई होता है, तो फंजाई के ऊपर इन्फेक्शन करने वाले जो वायरसेस हैं, दे आर कॉल्ड एज माइकोवायरसेस बाय कॉलिंग्स। डिस्कवरी ऑफ साइनोफाइसिस, जो साइनोफाइसिस पे अटैक करते हैं, बाय सेफरमैन एंड मॉरिस, है ना। सैटेलाइट वायरसेस डिस्कवर्ड बाय कैसिन्स, विरियोइड्स बाय डैनर एंड रेमंड्स, प्रियॉन्स बाय ब्रूशनर, HIV बाय लुक मॉन्टैग्नर। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें ये मान के चलो कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं,
वहाँ पे, राइट। तो आपसे साइनोफाइल्स की डिस्कवरी भी पूछी जा सकती है। प्रियॉन्स की तो पूछते ही पूछते हैं, बहुत बार पूछी जाती है प्रियॉन्स की, तो आपको लास्ट पेपर्स में भी मिल जाएगी, है ना। माइकोवायरसेस का भी मिल सकता है ना। वेरिएंट्स आप डिजीज में पढ़ते हैं तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखिए जब आप लोग एक अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें वो पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही वायरस के हिसाब से देखेंगे तो उसमें एक बात आती है कि ओरिजिन को लेके वायरसेज हैं वो क्या है, ठीक है ना। वैसे तो अपन उनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कड़ी के रूप में जानते ही हैं, बट एवोल्यूशन की उत्पत्ति के हिसाब से देखें तो देखो, since living cells evolved fast, viruses are found wherever life exists. क्योंकि इनका खुद का तो कोई सिस्टम होता नहीं है, ये तो इन्फेक्शन के बाद में अपना मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं वो उससे ना। तो लिविंग से पहले तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनके कोई फॉसिल्स वगैरह नहीं है, तो ऐसा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं है। तो कुछ थ्योरीज हैं वो इनके ओरिजिन को लिए दी हुई है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान दें कि वन इज रिग्रेसिव थ्योरी। रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव का उल्टा होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब लगातार बढ़ता हुआ, रिग्रेसिव का मतलब लगातार कम होता हुआ, या आप इसको बोल सकते हैं डीजनरेशन थ्योरी, कि डीजनरेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि वायरसेज में हैव वंस बीन स्मॉल सेल, कि ये थ्योरी ऐसा मानती है, ऐसा है नहीं, ये थ्योरी ऐसा मानती है कि वायरस कभी छोटी सेल थे जो बड़ी सेल के ऊपर पैरासाइट होते थे। बाद में टाइम के साथ क्या हुआ, जीन्स नॉट रिक्वायर्ड बाय देयर पैरासिटिज्म वर लॉस्ट, द बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया आर लिविंग सेल दैट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट सेल लाइक वायरसेज। तो ये एक इनके सपोर्ट में कुछ एग्जाम्पल भी हैं कि जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं, रिकेट्स हैं, क्लेमाइडिया हैं, ये अपने होस्ट में ही मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि ये भी अपने होस्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कारण ये है कि इनमें बाकी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया कि अपने होस्ट से बाहर सर्वाइव करने की इनकी जो मैकेनिज्म है वो लॉस्ट हो गई। तो पहले तो ये ज़्यादा ठीक थे, बाद में उनसे फीचर्स वो कम हो गए, डीजनरेशन हो गया। दूसरा अपन इसमें ले सकते हैं सेलुलर ओरिजिन थ्योरी, इसको अपन वैग्रेंची थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या कहती है कि सम वायरसेज हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम बिट्स ऑफ डीएनए और आरएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बिट्स पीसेस है ना, उनसे इवॉल्व हुए हैं, दैट एस्केप्ड फ्रॉम द जीन्स ऑफ लार्जर ऑर्गेनिज्म। तो बड़े जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जीनोम के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनसे इवॉल्व हुए हैं। द एस्केप्ड डीएनए कुड हैव कम फ्रॉम प्लाज्मिड, दैट इज पीसेस ऑफ नेक डीएनए दैट कैन मूव बिटवीन सेल्स और ट्रांसपोसोन्स। तो these DNA molecule replicate and move around the different positions within the genes of a cell. These are also called jumping genes and could be origin of some viruses. तो ट्रांसपोसोम्स हैं, प्लाज्मिड्स हैं, वो इनके लिए सोर्स रहे हैं कि उनसे ये इवॉल्व हुए होंगे। एक ये है। एक थ्योरी आती है को इवोल्यूशन थ्योरी। जब दो डिफरेंट प्रकार के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन साथ में होता है तो उसको हम को इवोल्यूशन कहते हैं। कि viruses have been evolved from complex molecules of proteins and nucleic acid at the same time at fast cells were appeared on the earth. तो जिस समय पे जो रियल सेल्स हैं वो ओरिजिनेट हो रही थी, उसी समय पे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मिलके वायरसेस बना रहे थे। वैसे अलग से कुछ भी ऐसा हो जो मतलब वैलिड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये तीन अलग अलग ओपिनियन है कि एज ए थ्योरी, कि अपन को कोई थ्योरी का नाम दे दे तो पता तो होना चाहिए ये थ्योरी किस चीज़ के बिहाफ के ऊपर वायरस का ओरिजिन बताती है। ओके, नेक्स्ट है कि ये तो अपन जानते हैं कि वायरसेस क्या हैं।
वो है ना, दे आर स्पेशली स्मॉल फिल्ट्रेबल। फिल्ट्रेबल का मतलब बैक्टीरिया के फिल्टर्स जो होते हैं उनसे ये पास आउट हो जाते हैं। एंड ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, यानी कि कोई भी वायरस आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सेल से बाहर मतलब कि मल्टीप्लाई कर सकता है ना, सेल के अंदर ही होंगे और हमेशा वही होंगे, रिक्वायरिंग लिविंग कॉस्ट फॉर देयर नंबर इंक्रीजमेंट मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि देखो यहाँ पे सेल तो है नहीं, तो सेल डिवीजन जैसा तो होता नहीं है, पार्टिकल होता है ना। जब तक कोई मशीनरी साथ में नहीं होती है, मेम्ब्रेन साथ में नहीं होती, तो पार्टिकल बोला जाता है। जैसे राइबोसोम पार्टिकल है ना? वैसे ये भी क्या है, पार्टिकल है। देखिए इनके क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है लॉफ। लॉफ ने इनके बारे में क्या बताया है कि वायरसेस आर इन्फेक्टियस, जो डिजीज फैलाने वाले होते हैं, पोटेंशियली पैथोजेनिक, न्यूक्लियोप्रोटीन, only one type of nucleic acid which reproduce from their genetic material and are unable to grow and divide and devoid of enzymes, जो खुद अपना कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं और केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड इनमें होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे, है ना। इनमें पोटेंशियल होता है पैथोजेनिसिटी कोज करने का, और इन्फेक्शंस करेंगे क्योंकि आउट ऑफ फॉस्फेट सर्वाइव नहीं करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। इनके कुछ जो सर्टेन फीचर्स हैं कि लॉफ एंड टार्नियर ने इनके बारे में जो मेन फीचर्स बताए हैं कि पोटेंशियली इन्फेक्टियस हैं, सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड होगा, इनकेपेबल टू ग्रो जेनेटिक मटेरियल ओनली, कि केवल जेनेटिक मटेरियल की कॉपी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। प्लाज्मिड में ऐसा हो जाता है, इनमें प्रोटीन भी बनेगा, न्यूक्लिक एसिड भी बनेगा, यानी कि जब भी नया वायरस बनता है तो उसमें दोनों चीज़ें बनती है, एक नहीं बनता, है ना। रिप्रोडक्शन फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल ओनली, कि जो जीन वगैरह है, जो पूरा मैसेज इंफॉर्मेशन है वो उसी में होता है। एब्सेंस ऑफ एंजाइम, absence of ribosome, absence of information production of enzyme in the energy cycle, है ना, और ऐसा कोई राइबोसोमल सिस्टम ये सब इनके पास नहीं होते हैं। देखो अकेरेंस को लेके तो आपको कोई चीज़ ध्यान में देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लगभग सभी प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ में ये अटैच आपको मिल जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी इश्यू नहीं है। ये तीन जो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक एडिनोवायरस का है, एक T1 फेजेस का है, और ये लास्ट वाला जो HIV वायरस है उसका एक प्रकार का मॉडल दिखाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए जो टेबलाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वायरसेज इन डिफरेंट होस्ट टैक्सा अकॉर्डिंग टू जीनोम टाइप आफ्टर होलिंग्स, कि होलिंग्स के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट टाइप के होस्ट हैं, जैसे कि वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, फ्लोरिंग प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। वायरस जीनोम जो वायरसेज हैं उनको लेकर के है। सबसे बड़ा जो नंबर आ रहा है दिस इज 440, तो दिस इज फॉर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है जो कि वर्टिब्रेट्स के ऊपर एज ए पैरासाइट है। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे ना, फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहाँ पे भी सबसे बड़ा नंबर है वो इन्हीं का है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो वायरसेज है वो सबसे, उनकी डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। और सेप तो आप लोग चेक कर लेंगे, साइज की बात आती है, इनका जैसे एवरेज साइज है वो जैसे बैक्टीरिया से छोटा ही होगा, वैसे इनका काफ़ी डाइवर्सिटी है तो साइज में वेरिएशन होगा। और
size may be vary from 20 nanometer to 300 nanometer. They are smaller than bacteria. Some are slightly larger than the protein and nucleic acid molecule, and some are about to the same size as the smallest bacterium. And some viruses जैसे कि आपका है lymphogranuloma are the slightly larger than the smallest bacteria. तो काफ़ी बड़े वायरसेस के अंदर कुछ एक नाम है वो ही आएंगे, बाकी बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। देखो यहाँ जो मॉर्फोलॉजी है उसको लेके ये कैटेगराइजेशन है कि दिखने के हिसाब से बात करेंगे। तो वन इज हेलिकल या सिलेंड्रिकल वायरसेस, इसमें देखो एक ऑप्शन आपके पास है नैग्ड और एक होता है एनवलप। एनवलप वायरसेस जो भी आएंगे उनमें जो प्रोटीन का कवर होता है उसके बाहर मेम्ब्रेन होती है, लिपिड मेम्ब्रेन। एनवलप अपन तभी बोलते हैं जब इसमें क्या होता है, लिपिड मेम्ब्रेन है ना। जैसे आपका टीएमवी है, बैक्टीरियोफाज वगैरह है, इन पे कोई एनवलप नहीं है, लेकिन जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके ऊपर क्या है, लिपिड का मेम्ब्रेन है। ऐसे हो सकता है पॉलीहीड्रल, और इसमें एक नाम आता है इकोसाहीड्रल। तो इकोसा का मतलब होता है 20, तो हीड्रल 20 कॉर्नर्स होते हैं। इसमें भी ऑप्शन आपके पास नैग्ड भी हो सकते हैं, एनवलप भी हो सकते हैं। उनके एग्जांपल्स हैं जैसे एडिनो, पोलियो, ये नैग्ड हैं। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है वो एनवलप का एग्जांपल है। ऐसे कॉम्प्लेक्स वायरसेस हो सकते हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कि कैप्सिड नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइड, कैप्सिड टू भी सम अदर स्ट्रक्चर अटैच, जैसे कि बैक्टीरियोफाजेज वगैरह के अंदर आपको है ना कॉलर, टैल, ये सब टैल पिन फाइबर मिल जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स वायरस की कैटेगरी में आएगा। देखो एनवलप में आपको ध्यान देना है कि द एनवलप इज कंपोज्ड ऑफ ए वायरल प्रोटीन एंड होस्ट सेल कंपोनेंट, जैसे कि लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो एनवलप वायरसेस जो होते हैं, तो एनवलप का मतलब जैसे सेल का एनवलप होता है वैसे उनके पास भी एनवलप होता है। ठीक है, इकोसा का मैंने आपको बताया कि दे हैव 20 ट्रायंगुलर फेसेस एंड 12 कॉर्नर्स। प्रोटीन कोट का जो एक हिस्सा होता है ना उसको अपन कैप्सोमियर बोलते हैं। जैसे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होता है ना, कैप्सिड पूरा कवर, उसकी इकाई जो होती है उसको कैप्सोमियर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ कैप्सोमियर के हिसाब से बात करेंगे तो जो टिपुला इरिडेंट वायरस है इसमें 812 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ से देखेंगे तो ये क्या है कि जैसे पेंटामर, हेक्सामर, तो एक सिंगल जो यूनिट है ये कैप्सोमियर है। जैसे यहाँ बात करेंगे तो ये एक सिंगल यूनिट है। अब इसमें से फेस बने हुए ऐसे ट्रायंगुलर फेसेस। ये कॉर्नर है, ये ऐसे कॉर्नर्स हैं। नंबर ऑफ कॉर्नर कितने 20 और फेसेस कितने 12 है। और इकोसा, इकोसाहेड्रल सिमेट्रिक। ठीक है, देखो जो एनवलप वायरस आपने लिए ना जिनमें बाहर एनवलप होता है, लिपिड मेम्ब्रेन होती है, तो उसके लिए एक चीज़ और देखें। हाँ,
The lipid present in viral envelope fall under Hersey classes. जो लिपिड्स होते हैं ना वो हेर्शे क्लासेज लिपिड्स कहलाते हैं। एक तो पहली बात तो अपन को ये पता होना चाहिए कि एनवलप वायरस में ही लिपिड्स होंगे, बाकी वायरस में लिपिड्स वो नहीं होते हैं, है ना। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन ये सब होता है, लिपिड्स में होते हैं। लिपिड्स ओनली किस में होंगे, जो एनवलप है। और वो लिपिड कौन सी कैटेगरी के होते हैं, हेर्शे क्लास में वो आते हैं। देखो जो अभी आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें एक जो आवरण होता है उसको, है ना, अपन जैसे कॉट बोल सकते हैं, और उसी का नाम होता है कैप्सिड। और है ना, कैप्सिड टोटली प्रोटीन का बना होता है, टोटली प्रोटीन। अब इस कैप्सिड की जो यूनिट होती है उसका नाम होता है कैप्सोमियर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक केसेस में आपको एंजाइम्स भी मिल सकते हैं, यानी कि प्रोटीन्स मिल सकती है। कि इन एनिमल वायरसेस, स्पेशली इन द एनवलप वायरसेस, मैनी वेरियन स्पेसिफिक एंजाइम हैव बीन कैरेक्टराइज्ड, जैसे कि आपका आरएनएज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक अच्छा सेक्शन आता है आपके पास, क्लासिफिकेशन हमें वायरसेस का वो तैयार करना होता है ना। तो एक तो देखो, जोहानसन was the first to attempt for the classification of plant viruses। और ट्रेडिशनली जो सिस्टम है वायरसेस को जब भी हम क्लासीफाई करते हैं तो वहाँ सफिक्स से वो वायरस लगाया जाता है, जैसे कि पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। ऐसे बाद में लगने वाला जो शब्द होता है उसको सफिक्स बोलते हैं, पहले वाले को अपन प्रीफिक्स बोलते हैं। ऐसे अगर हम बात करेंगे कि जो बैक्टीरियोफाइजेस वायरसेस होते हैं वो नेम्ड आफ्टर द लेबोरेटरी कोड। तो जहाँ इनको आइडेंटिफाई किया गया ना, उन इंस्टीट्यूट्स के कोड के अकॉर्डिंग इनका नॉमेनक्लेचर होता है। ऐसे देखो आपके साइनोफाइजेस हैं, साइनोफाइजेस वर नेम्ड आफ्टर द होस्ट दे लाइज, जैसे LPP1, LPP2, इनके नाम ऐसे आते हैं। एक तो आप ये ध्यान देंगे कि लीनियर सिस्टम जो है ना, लीनियस का जो सिस्टम है, बाइनोमियल सिस्टम जो होता है ना लीनियस का, उसकी बात हो रही है। दिस इज द साइंटिस्ट नेम हॉलमस। हॉलमस ने लीनियस का सिस्टम फॉलो करते हुए वायरसेस को ऑर्डर वायरलीज में रखा और फिर इसके 3 सब ऑर्डर हैं वो बनाए। तो अकॉर्डिंग टू लीनियस सिस्टम, हॉल्म्स को आपको ध्यान देना है कि उन्होंने ऑर्डर का नाम दिया वायरलीज, और 3 और सब ऑर्डर कौन से हैं, फेजिनी, फाइटोफेजिनी, जूफेजिनी। फेजिनी कौन से हैं, जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, कि बैक्टीरियोफाजेस। फाइटो का मतलब जो प्लांट्स पे अटैक करते हैं, जू का मतलब जो एनिमल्स पे अटैक करते हैं। देखिए एक बेसिक ग्रुपिंग किया है, अलग से कोई स्पेशल नहीं है, वैसे ही लीनियस वाले सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए। देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो सिस्टम आता है यहाँ पे वो आता है LHT सिस्टम, जो आपको एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छे से तैयार करना होता है, कि आपको क्वेश्चन है वो LHT से मिलते हैं। ठीक है। LHT क्या है, LHT है लॉर्फ, हॉर्न और टर्नर। ये 3 जो साइंटिस्ट हैं, इनके जो नाम हैं उनके लेटर्स को असेंबल करके LHT बनाया गया है।
They propose a system of classification of viruses which is commonly referred as LST system of classification. It was adopted by the Provisional Committee of Nomenclature of Viruses. तो PNCV जो है प्रोविजनल कमेटी ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस, उसके द्वारा ये अडॉप्टेड है, फॉर्म बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल सोसाइटी। तो जो इंटरनेशनल माइक्रोबायोलॉजिकल सोसाइटी है उसका पार्ट है PNCV, ठीक है। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे इस्तेमाल होता है, सिमेट्री यहाँ पे इस्तेमाल होती है ना, और एनवलप है या नहीं वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैप्सूल का डायमीटर इस्तेमाल होता है, नंबर ऑफ कैप्सोमेर है वो इस्तेमाल होता है। तो ये जो LST सिस्टम है वो इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वायरसेस को क्या करता है, क्लासीफाई करता है, ठीक है। इसका जो आउटलाइन है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि LST सिस्टम के अकॉर्डिंग जो वायरसेज हैं उनको फाइलम वायरा में रखा गया है। ऑल वायरसेज आर पुट इन ए फाइलम वायरा। फिर उसके सब फाइलम है डीऑक्सीवायरा। तो डीऑक्सी का मतलब DNA से है, जैसे DNA वायरसेज। फिर इसमें क्लास आएगी डीऑक्सी हेलिका, डीऑक्सी क्यूबिका, तो वो सैप का मैटर है ना। हेलिक्स एक सैप है, क्यूबिक एक सैप है, क्यूबॉइड सैप हो जाते हैं ऐसे, ओके। फिर इसमें ऑर्डर है ना, काइटोवेरलीज, फिर फैमिलीज हैं, दिस। जैसे आपके कुछ एक जैसे 5 into 174 आपके एक इम्पोर्टेंट उसमें आता है ना। पॉक्स वायरस है जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा कॉमनली है ना आपके सामने आते हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसे ही तैयार करेंगे सब फाइलम राइबो जिसमें सारे RNA वायरसेज हैं। अब देखो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी प्रकार से राइबो हेलिका है ना, और देन आप नेक्स्ट चलेंगे क्लास के अंदर राइबो क्यूबिका, और फिर फर्दर उनके अंदर आपको मिल जाएंगे है ना, ऑर्डर्स हैं, सब ऑर्डर्स हैं, फैमिलीज हैं, ऐसे। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपके क्वेश्चंस में काम आएंगी कि LST सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नाइदर ए नेचुरल क्लासिफिकेशन नॉर एनी इवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ना तो ये कोई नेचुरल सिस्टम है, ना ये कोई फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। It has been widely criticized besides evoking the considerable interest among the biologists. Nowadays this system of classification getting much attention. और उसके बाद में नाम आता है Pallet proposed system of classification. This system is based on many of the two criteria of viral particle, molecular weight and percentage of guanine cytosine of the nucleic acid, यानी कि जो GC कंटेंट होता है। ऐसे गिब्स का नाम आता है कि गिब्स ने जो सिस्टम दिया है, द क्राइटेरिया इसमें जो यूज है, सैप है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, टाइप ऑफ वेक्टर है, सिम्टम्स हैं, है ना, नेचर ऑफ एसेसरी पार्टिकल्स हैं। तो मेन सिस्टम तो आपको LST ही देखना है, LST के अंदर किस प्रकार से किया गया है। बाकी और जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं उनके बेस पता होना चाहिए कि उनके सिस्टम किस प्रकार के हैं। जैसे कि कैसजेंस एंड किंग्स क्लासिफिकेशन है, पैसिस कैस का न्यूक्लिक एसिड टाइप्स है, सिमेट्री है, एनवलप है, इन सब को लेके। यहाँ से आप इनकी आउटलाइन देख सकते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस से जैसे कि हेलिकोइड है, इकोसाहेड्रल है। अब देखो क्या है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाना है, और वो क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से वायरसेज हैं वो हमारे सिलेबस में है ना। जैसे कि मान लो TMV है आपके सिलेबस में है,
ठीक है। ऐसे जैसे मान लो कि पोटैटो वायरस एक्स है, पोटैटो वायरस वाई है, या आपकी प्लांट डिजीज में आते हैं, वायरल डिजीज है ना, पोटैटो वायरस एक्स, पोटैटो वायरस वाई, ये सब आते हैं। तो ये है ना बाय नेचर क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेज है, सिमेट्री कैसी है, हेलिकल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि कुम्बर मोजैक वायरस है, काउपी मोजैक है, तो ये इकोसाहेड्रल सिमेट्री में जा रहे हैं। हाँ, ये अलग से स्पेशल है कि ये पिकोरना नाम से आपको ध्यान देना है। ये एनिमल वायरस है, जैसे ह्यूमन एंटेरो वायरस पोलियो है ना, मेनिंजाइटिस वाले हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वाले हैं, ये सब पिकोरना वायरस है जो कि इकोसाहेड्रल सिमेट्री में आते हैं। इकोसा का मतलब जिसमें आपने भी 20 कॉर्नर्स लिए थे। ये मेनली सारे एनिमल वायरसेज हैं, जो एनिमल वायरसेज है। ये स्पेशल हो जाता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, क्योंकि मेनली तो सिंगल स्टैंडर्ड वाले होते हैं ना। डबल स्टैंडर्ड के अंदर फिर आपका प्लांट के हिसाब से बात करें तो प्लांट वायरसेस आपको ध्यान देना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो वाउंड ट्यूमर वायरस जो प्लांट्स है, मैज रफ ब्लॉक वायरस है, राइस ब्लॉक वायरस है, देन बैक्टीरियोफाजेस 5, 6 है, तो वो सब इसके एग्जाम्पल है डबल स्टैंडर्ड आरएनए के। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी बहुत बार पूछा जाता है, उसके अंदर बैक्टीरियोफाज 5:174 आपसे पूछा जाता है। S13 भी आपको पता होना चाहिए। देखो ये टर्मिनोलॉजी है न्यूक्लियर असेंबली और साइटोप्लाज्मिक असेंबली। असेंबली का मतलब होता है कि जैसे कैप्सिड होता है वो अलग बनते हैं, और न्यूक्लिक एसिड है वो अलग बनता है, और बाद में दोनों जुड़ करके वायरस बनता है, उसको अपन असेंबली बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर असेंबली होती है, न्यूक्लियर असेंबली, साइटोप्लाज्म में होती है साइटोप्लाज्मिक असेंबली। ऐसे आपको ध्यान देना है कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है ना, है ना, मेथड ऑफ वायरल एमआरएनए सिंथेसिस, यानी कि जीन एक्सप्रेशन को लेके वायरल एमआरएनए सिंथेसिस को लेके इनका बेस है। नोबेल प्राइज विनिंग बायोलॉजिस्ट बाल्टीमोर, है ना, आईसीटीवी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सब दिया हुआ है। देखो वायरसेस जब भी एंटर करते हैं तो अपने लिए काम करवाएंगे होस्ट से, तो वहाँ पे है ना प्रोटीन बनवाएंगे, तो एमआरएनए तो बनते हैं। वायरस मस्ट जनरेट एमआरएनए फ्रॉम देयर जीनोम टू है ना प्रोड्यूस प्रोटीन्स एंड रेप्लिकेट देमसेल्व्स, बट डिफरेंट मैकेनिज्म्स आर यूज्ड टू अचीव दिस इन वायरस फैमिली। कि वायरल जीनोम्स में भी सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए एंड मे और मे नॉट यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे काम आती हैं। एडिशनली सिंगल स्टैंडर्ड वायरसेस जो होते हैं मे बी आइदर प्लस सेंस और माइनस सेंस। सिंगल स्टैंडर्ड वाले जो होते हैं उनको फर्दर आप कैटेगराइज कर सकते हैं, प्लस सेंस वाले, माइनस सेंस वाले। और ये भी पूरा जो सिस्टम है वो आपको कैसे ध्यान देना है कि देखो ग्रुप फर्स्ट में है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, ठीक है। ग्रुप सेकंड के अंदर है प्लस सेंस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। प्लस का मतलब है जो डायरेक्टली है ना एज ए टेम्पलेट काम में आता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, प्लस सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, माइनस सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, है ना। आरटी के जहाँ भी आ जाएगा वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरसेस है जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं। बाल्टीमोर का जो सिस्टम है वो एमआरएनए यानी कि एक्सप्रेशन सिस्टम बेस्ड है ना। इन्होंने टोटल 7 ग्रुप्स के अंदर इसको क्या किया है, डिवाइड किया है।
इसके बाद में है कि जो पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम है दैट इज कंट्रोल्ड बाय आईसीटीवी, है ना, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। ये हो गया ना, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। जैसे आईसीबीएन होता है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के लिए, वैसे ये वायरस के टैक्सोनॉमी के लिए बॉडी है, एजेंसी है। देखो जो आपका ये सारा जो कमेटी है इट इज कंट्रोल्ड बाय वायरोलॉजी डिवीजन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल सोसाइटी, IUMS इसको चलाता है। और द कमेटी ऑल्सो ऑपरेटेड डाटाबेस ICTV-DB, यानी कि डाटाबेस है, इंफॉर्मेशन है कंटेनिंग टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन फॉर ओवर 6000 वायरस स्पीसीज एज ऑफ 2005। प्रिंसिपल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, जैसे प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल होते हैं वैसे वायरस के नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल हैं कि द ICTV एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर में स्टेबिलिटी, टू अवॉइड और रिजेक्ट द यूज ऑफ नेम विच माइट कॉज एरर और कंफ्यूजन, है ना, टू अवॉइड द अननेसेसरी क्रिएशन ऑफ नेम। तो ये उसके प्रिंसिपल्स में आते हैं। देखो वायरस क्लासिफिकेशन स्टार्ट एट द लेवल ऑफ ऑर्डर एंड फॉलो द फॉलोइंग, है ना, टैक्सोन की हियरार्ची सिस्टम। ऑर्डर आएगा वायरलीज, फिर फैमिली के लिए विरिडी, सब फैमिली के लिए विरिनी, जीनस के लिए वायरस, फिर स्पीसीज। तो ये जो है ना सफिक्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कुछ स्पेशल टर्म है, जैसे कॉर्डो आएगा ना, कॉर्डो का मतलब टैल, तो बैक्टीरियोफाजेस हैं, ग्रुप फास्ट बैक्टीरियोफाजेस। ऐसे हर्पीस, लार्ज यूकैरियोटिक डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस हैं, है ना। मोनेंजी विरिलेस, इसमें क्या आएंगे, नॉन सेगमेंटेड माइनस सिंगल स्ट्रैंडेड ग्रुप 5 प्लांट एंड एनिमल वायरसेस आएंगे। ऐसे नाइडो विरिलेस जो ऑर्डर है उसके अंदर प्लस सेंस वाले आएंगे। पिकोरना जो है उसके अंदर आपके प्लस वाले सिंगल स्टैंडर्ड वायरसेस आएंगे, एनिमल होस्ट वाले आएंगे। तो कुछ स्पेशल जो टर्म्स है ना ये भी आप ध्यान देंगे। इसके बाद में कुछ है ना इसी सेक्शन में आप जोड़ सकते हैं, वो है सब वायरल एजेंट, यानी कि वायरस पूरा नहीं है, उसके पार्ट्स हैं, उसके सब पार्ट्स हैं। वन इज विरियोइड्स, है ना, ऐसे सैटेलाइट्स आएंगे हमारे पास। तो विरियोइड्स की बात करेंगे तो जैसे फैमिली है पॉस्पी विरियोइडी, है ना, तो उसके अंदर आपके पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरियोइड्स है, होप स्टैंड विरियोइड्स है, कोकोनट कडेंग डिजीज वाले हैं। ये तो आपकी इम्पोर्टेंट डिजीज भी हैं, एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। तो पैथ वाले सेक्शन में भी आपको पढ़ना होता है। यहाँ पे विरियोइड डिजीज, विरियोइड्स एज ए पार्टिकल, सब वायरल पार्टिकल भी है। ऐसे सैटेलाइट वायरस का मतलब हो जाएगा कि सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन को इन्फेक्शन ऑफ ए होस्ट सेल विद ए हेल्पर वायरस। तो जो सैटेलाइट होते हैं उनको एक इन्फेक्शन के लिए हेल्पर वायरस की जरूरत पड़ती है ना। तो सैटेलाइट वायरसेस सिंगल स्टैंडर्ड RNA सैटेलाइट्स हैं, है ना, और सब ग्रुप के अंदर क्रॉनिक बी पैरालिसिस है, टोबैको नेक्रोसिस वाला है। तो इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा नहीं, हेल्पर वायरस की जरूरत पड़ती है सैटेलाइट वायरसेस को। ऐसे आपने प्रियॉन्स की बात अलग से की, हम पहले क्लास इसकी कवर कर चुके हैं। प्रियॉन्स है ना इन्फेक्टिस प्रोटीन्स हैं वो तो ओनली। ठीक है, देखो यहाँ से आप थोड़ा सा ले लेंगे कि जैसे मेनली जो आपने वहाँ पे लिया था कि है ना ब्रेन का टिश्यू डिसइंटीग्रेट और रिडल्ट हो जाता है, उसको अपन स्पॉन्जी फॉर्म
कंडीशन में ऑब्जर्व करते हैं वो एनिमल प्रियॉन्स की बात की ना, जैसे बॉबिन्स वगैरह होते हैं उन सब में था। फंगल प्रियॉन्स हैं PST1, PS1 प्लस प्रियॉन ऑफ सैक्रोमाइसिस सिल्वेसी, URE3 प्रियॉन, RNQ हेटस प्रियॉन। तो ये फंगल प्रियॉन्स हैं। तो आपका प्रियॉन्स वाला सेक्शन है, उसमें आप इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, हालांकि और भी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं, आप इनको भी अपनी बुक से देख सकते हैं, यहाँ भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, उसमें से भी आप देख सकते हो। बाकी मेनली क्या है कि आपको LST वाला सिस्टम है, बाल्टीमोर वाला सिस्टम है ना, कुछ जो ज़्यादा कॉमन वायरसेज हैं उनकी फीचर्स है ना, उनके डिजीज़ है, वो ऐसे तैयार करना है। वैसे तो क्या होता है कि इतना सारा हो जाता है कि अपन इसको नहीं कर सकते ऐसे, है ना। बट ये कि अपना एफर्ट ऐसा होना चाहिए कि अपन कुछ करें तो उसमें से कुछ हमें एग्ज़ाम में मिल जाए, या हम एग्ज़ाम में जो सामने आ रहा है उसको अपन थोड़ा हैंडल कर लें। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ से इसको देखेंगे, उसके बाद में है ना आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन वायरसेस का, ये सब भी दिया हुआ है, तो वो भी आपको तैयार करना है। तो जनरली है ना इसमें जैसे एक तो सिमेट्री वगैरह की बातें आती है ना, क्लासिफिकेशन की बातें आती हैं, यही मेन चीज़ें होती है वायरस से ना। डिजीज वाला तो अपन पैथों में वैसे नहीं देते हैं। तो ऐसे आप लोग क्या है कि जनरल क्लास को अच्छे से कवर करके अपने नोट के अंदर LST को मैन बनाना है, LST सिस्टम के अकॉर्डिंग आप रखना। और फिर जैसे ये निकलेंगे कम से कम 5-6 या 7-8 वायरस निकलेंगे आपके पास, है ना, तो उनको अलग से लिख लेना, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है, वो हो जाएगा उसमें ना। तो एक बार गो थ्रू सारे से होना, बट इसमें से निकालना काम का उतना ही है ना। ठीक है, ओके देन।